हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो बच्चों, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बच्चों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज आपको पढ़ाना है चैप्टर 8 जो कवि ऋतुराज जी का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे आपको। ऋतुराज जी के कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। मतलब इनका जन्म जो है भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, मतलब पढ़ाने के बाद, अब सेवानिवृत्त, मतलब जो पढ़ाने का काम था उससे छुट्टी लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल और पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग, मतलब इनकी जो सोच विचार की जो क्षमताएं हैं वो सबसे अलग हैं। समाज के हाशिए के लोगों की, मतलब जो समाज में जो अक्सर घटनाएं हुआ करती हैं, उन्हीं के बारे में ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन, मतलब जो अक्सर रोज़ाना जो घटनाएं घटती हैं के अनुभव का यथार्थ है, मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया इन्होंने। और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। और जो हमारे समाज में शोषण हो रहा है, कुछ बुरे काम हो रहे हैं, उस विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आज पढ़ेंगे हम ऋतुराज जी के जो कविता कन्यादान है, उसको पढ़ाएंगे आपको। यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं कन्यादान के बारे में दिया गया है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत, जो स्त्री की परंपरा होती है, परंपराएं होती हैं, आदर्श रूप से हटकर, स्त्री रूप का जो आदर्श है, स्त्री नाम से आदर्श से विख्यात है, हटकर सीख दे रही है, मतलब शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में, मतलब स्त्रियों को सब लोग कोमल ही समझते हैं कि वो बहुत कोमल हैं, ऐसे लोग समझते हैं। इसकी वो लोग कमज़ोरी समझते हैं का उपहास छिपा रहता है। लेकिन लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। इस कविता में लड़की है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई ना दे, उसके कर्म जो हैं, इसको दर्शाया गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। सबको पता है बेटी हुआ बेटा सब माँ के निकट ही होते हैं, लेकिन इसमें बेटी को ही दर्शाया गया है, क्योंकि जो चैप्टर का नेम है कन्यादान, वो सारा बेटी के ऊपर ही दिया गया है। इसलिए तो उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। तब कन्यादान बेटी को ही कहा गया है। तो एक माँ की पीड़ा को दर्शाया गया है, जो अपनी बेटी को
विदा करती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जिससे कुछ लोग संचित करते हैं धन, लेकिन इसमें बेटी के प्यार लाड़ दुलार की बातें में कहा गया है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं कन्यादान चैप्टर। देखिए बच्चों, कन्यादान, दान तो बहुत तरह के होते हैं बच्चों, लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है कन्यादान, सबसे बड़ा दान जो होता है वो कन्यादान। कन्यादान बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये एक माँ अपनी बेटी को जन्म से लेकर अब तक उसको पाल पोस के बड़ा की, हर सुख दुख में उसके साथ दी। लेकिन अब इस समय ये उस समय की इसमें बात दर्शाया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, मतलब अपनी बेटी को किसी और को दे देती है। तो इसमें एक माँ के दुख दर्द को बयां किया गया है, और दूसरी बात अपनी बेटी को शिक्षा भी दे रही है कुछ, वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? एक माँ का। कितना प्रामाणिक मतलब कितना सच्चा उसका दुख था, जो एक माँ ही समझ सकती है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो इसमें ऐसा लगता है उस समय कि उसके जैसे सारी जो पूंजी अब तक की कमाई थी उसकी, वो सब चला गया। सब पूंजी बेटी के साथ ही चले गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद कुछ बाकी बचा ही नहीं। ऐसा एक माँ को महसूस होता है, एक माँ को अंतरात्मा झकझोर जाती है जब अपनी बेटी को किसी और को देती है, मतलब कन्यादान जब करती है। सोचती है माँ, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार नहीं थी। लड़की अभी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, मतलब अभी बहुत भोली भाली थी, बहुत सरल थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। अभी उसको कुछ पता ही नहीं था क्या अच्छा क्या बुरा है। तो अभी लड़की समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, मतलब अभी बहुत ही भोली भाली थी, नासमझ थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। मतलब अभी तक तो अपने माँ के पास ही थी बचपन से, तो माँ अपने बच्चे को कभी दुख तो देती नहीं है, हमेशा उसको सुख में ही रखी, हर सुख दुख में उसके साथ थी, हमेशा उसको खुश रखा करती थी, तो हमेशा वो खुशी थी। तो उसने कभी लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उसको क्योंकि सुख शुरू से देखा ही थी तो उसको सुख तो पता था, लेकिन अभी तक उसने दुख नहीं देखा था, अभी तक उसने दुख नहीं देखा था, इसलिए उसको दुख के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब वह कन्या जो थी वो ऐसी थी कि अभी उसने समाज में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ उस सब को भी पढ़ नहीं पाई थी कि समाज में कैसे क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको भी कुछ पता नहीं था, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि क्या होता है। इसलिए उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है समाज के बारे में। अभी तक अपनी माँ के पास थी, घर के अंदर रहती थी, बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका भी उसको परख नहीं थी, पहचान नहीं थी, क्योंकि उसने तभी केवल सुख ही देखा था, सुख का ही आभास किया था। इसलिए अब यहाँ माँ समझाती है। माँ ने कहा पानी में झांक कर, मतलब माँ अपनी पुत्री से कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब अगर पानी में झांकते हैं तो आपका चेहरा उसमें साफ साफ दिखता है, तो माँ उसको समझाती है कि पानी में देखकर रीझना मत, मतलब खुश मत होना कि तुम बहुत सुंदर हो, तो खुश मत होना, रीझना नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ समझाती है
कि ये आग जो होती है वो रोटियां से मतलब खाना बनाने के लिए होती है, तरह तरह के पकवान बनाने के लिए होती है, जलने और जलाने के लिए नहीं। कि मैंने जो कोई अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा काम मत करना, जो अक्सर समाज में सुनने को मिलता है, जल गई जला दी गई, तो ऐसा कुछ ना हो। तो ये माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, मतलब इसमें केवल तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए होती हैं, जलने के लिए जलने के लिए नहीं होती हैं। फिर माँ समझाती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब स्त्री जो होती है वो वस्त्र और आभूषण के ही लिए नहीं होती है, उसके जीवन में और भी बहुत से काम होते हैं। वो केवल स्त्री वस्त्र और आभूषण के लिए नहीं होती है जो उसको प्रलोभन देकर उसको मनाया जा सके, बहलाया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ माँ समझाती है, माँ ने कहा लड़की होना, मतलब माँ कहती है कि तुम लड़की हो, लड़की से फ़र्ज़ निभाना, अच्छे काम करना, अच्छे संस्कार में रहना, ये सब करना, क्योंकि तुम एक लड़की हो। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब अगर समाज में तुम्हारे प्रति कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो तुम उसका सामना करना, उसका डटकर सामना करना, उसको सहन मत करना, अत्याचार को बर्दाश्त मत करना, डटकर समाज में खड़े हो जाना। ये सीख माँ देती है अपनी बेटी को कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब कमज़ोर मत। लड़की जाति को लोग समझते हैं अबला, तो कहती है कि तुम अबला मत बनना, बल्कि सबला बन के समाज में खड़ी रहना अगर कोई ऐसा संकट पड़ता है तब। ऐसा माँ अपनी बेटी को सीख देती है। तो बच्चों, आपका एक कन्यादान चैप्टर आपको समझा चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको दिखाऊंगी और इम्पॉर्टेंट MCQs भी बताऊंगी। तो बच्चों, ओके बाय बच्चों।